जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफी खुश होंगे, मस्त होंगे। जो फर्स्ट जो एमपी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन का जो सेट था वो आप लोगों को बहुत पसंद आया, इसलिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। काफी प्यारा सपोर्ट दिया है आप लोगों ने। और उसी तरह से एक बार फिर से आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेट लेकर हाजिर हूं। और एग्जैक्टली बोला जाए तो 10 जनवरी के दिन जो पेपर हुआ था उस प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। और मेरे प्यारे साथी, आज के हम क्लास में क्वेश्चंस को कितने आसान तरीके से सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है, और जो समय पीरियड आपके टाइम पीरियड जो गिवन है उसके अंदर किया जा सकता है। कोई भी हाइपोथेटिकल मेथड नहीं, कोई भी ऐसा तरीका मैं अप्लाई नहीं करूंगा जिससे आप एग्जाम में सोच ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हर एक क्वेश्चंस को करेंगे और देखिएगा आप बड़े आराम से खुद सोच लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खूबसूरत सा सेशन होने वाला है। सेशन अगर पसंद आता है तो सेशन को लाइक और शेयर अवश्य करते चला करिए। अगर जैसी पसंद लगता है, लग रहा है कि हाँ वास्तव में सेशन बहुत उपयोगी है, तो सेशन को लाइक और शेयर अपने साथी मित्र दोस्त में जरूर कर दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे प्यारे साथी, एक खूबसूरत सा आसान सा सवाल जो कि पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि 3 खरीदे गए वस्तु पर 1 मुफ्त पाए, यहां पर कितने प्रतिशत छूट की पेशकश की जा रही है। याद रखिएगा, जब भी मेरे प्यारे भाई आपको अतिरिक्त मिलता है, जैसे मान लीजिए कि आप 3 चीज खरीदे हैं या 3 आर्टिकल आपने खरीदा, 3 वस्तु 3 आर्टिकल खरीदे। जैसे ही आपने 3 वस्तु खरीदे मेरे प्यारे भाई और आपको मुफ्त में मिल गया, मान लीजिए एक वस्तु आपको, एक आर्टिकल मुफ्त मिल गया, एक आर्टिकल मुफ्त मिल गया मतलब फ्री का मिल गया, ऐसे समझिए। 3 वस्तु का आपने पैसा दिया, एक मुफ्त में मिल गया, या ऐसे समझो 3 साबुन का पैसा दिया, एक साबुन मुफ्त मिल गया। तो हमेशा ऐसे वाले सवाल में अगर परसेंटेज डिस्काउंट बोले कि कितने परसेंट के डिस्काउंट हुआ, कितने परसेंट का छूट हुआ, तो डिस्काउंट का परसेंट निकालने का तरीका होता है कि जो फ्री में मिला उसको लिखिए और नीचे लिख दीजिए टोटल, और माय डियर इनटू 100 कर दीजिएगा। ये बात एकदम दिल और दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत आसान है। जो फ्री का सामान मिला उसको ऊपर और टोटल आर्टिकल को नीचे गुणे 100। अब बताइए कितना में मुफ्त मिला। एक वस्तु आपको फोकट में मिल गया, मुफ्त में मिल गया। 3 खरीदे थे मतलब 3 का पैसा दिया था और एक मुफ्त में मिल गया, तो टोटल कितने वस्तु हो गए, 4। और प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए और ये 100 4 से कट जाएगा माय डियर। 25% मतलब 25% का आपको डिस्काउंट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25% लगाकर आप सभी लोग भाई मेरे क्या कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा सवाल, एकदम बेहतर सवाल, बढ़िया सवाल। इस सवाल को देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहले सवाल को पढ़िए। कह रहा कि अंकित ने अमित को 8% के लाभ से टैबलेट बेचा और अमित ने सौरभ को 12% के लाभ पर बेच दिया। सौरभ आखिरी में 12,096 रुपए भुगतान किया, तो अंकित के लिए वो टैबलेट का लागत मूल्य कितना था। कितना आसान सा सवाल है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर अंकित किसको बेच रहा है, अंकित मेरे प्यारे भाई बेच रहा है अमित को, और अमित किसको बेच रहा है, तो आप बोलेंगे सर अमित बेच रहा है सौरभ को। क्लियर है, यही है। 8% का मतलब आपको पता होना चाहिए कि सर 8% 8/100 हो जाएगा और ये 2/25 बनेगा। इसी प्रकार से 12% माय डियर कितना हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। ये बात आपको एकदम फ्रैक्शनल वैल्यू याद होना चाहिए। तो अब बताइए, अंकित ने अमित को बेचा, तो 25 का चीज अगर अंकित का था, 2 रुपया बढ़ाकर अमित को बेच दिया। अब अमित 25 का चीज को 3 रुपया बढ़ाकर किसको बेच दिया, सौरभ को बेच दिया। अब यहां पर देखिए मेरे प्यारे भाई, ये 27 को आगे लिख लीजिए, 27 बन गया। ये 25 पीछे आ गया तो 25 हो गया। मल्टीप्लाई करिए 25 में 25 से 625। यहां करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर से पता है कि मैं बहुत ही यूनिक वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। और ऐसा नहीं हर टीचर अपने आप में बोल देगा यूनिक सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई यूनिकनेस उस मेथड को बोला जाता है जो हम एग्जाम में अप्लाई कर पाए, सोच पाए,
उस तरह से हमारा ब्रेन वहां पर चला जाए। ये नहीं कि किसी चीज को सोचने के लिए एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस पे जाना पड़ रहा है। अब एक बात बताइए, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि अंकित कितने में खरीदा था, और बताइए अंकित के लिए 625 आया, तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें 625 आएगा। अब बताइए 625 से कटने का नियम क्या होता है? 625 से कटने का नियम होता है आखिरी के 4 अंक 625 से कटना चाहिए। अब ये 7000 कभी भी 625 से नहीं कटेगा, 8000 कभी भी 625 से नहीं कटेगा, ये देखिए 2000 कभी भी नहीं कटेगा। मेरे प्यारे भाई आखिरी में 4 जीरो है, आखिरी में 4 जीरो, तो डेफिनेटली ये कट जाएगा। और पता होना चाहिए आपको कि 625 का पहाड़ा जब 16 बार पढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा 10,000 आता है। अगर किसी भाई को ये नहीं पता है कि 16 से गुणा करने पे आता है, फिर भी इतना जरूर पता हो गया कि आखिरी में अगर 4 जीरो है तो भी ये संख्या 625 से कटेगा। जैसे मैं बोलूं कि कोई संख्या 4 से कैसे कटेगा, तो आखिरी के 2 अंक या आखिरी में 2 जीरो है तब भी 4 से कटेगा। तो बाय डिफॉल्ट आप यहां पर बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए मैं कहीं पर भी मेरे प्यारे भाई क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं किया, बीच में ही छोड़ दिया। आपको लगता है कि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 28 में 27 का मल्टीप्लाई करिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से देख लीजिए 56 का 6 हो जाएगा 5। ये आप लोगों के लिए कर रहा हूं, वरना मेरा तो सवाल मेरे प्यारे भाई बन गया है। ये देखिए 756 आया मल्टीप्लाई करने पे। इसका ये मतलब हुआ कि सौरभ ने ये चीज को कितने में पाया है? 756 में। तो सौरभ 756 में पाया है, जबकि सवाल पढ़ के देखिए 12,096 में उसको पढ़ा था, और पूछ रहा था अंकित का, तो 625 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ये 756 का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे तब ये कट जाएगा, और 16 में 625 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 10,000 आएगा। अब आप मेरे प्यारे भाई समझिए, यहां से लेके ये जो स्टेप किए ना, ये एक सामान्य विद्यार्थी नहीं करेगा। जो मतलब एक समझिए कि जिसने बिल्कुल तरीके से नहीं पढ़ा है वही करेगा, लेकिन जो अच्छे से तरह से पढ़ रहा है, अप्रोच बना के पढ़ रहा है, वो मेरे प्यारे भाई क्या करेगा, यहीं पर देख लेगा कि 625 यहां आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन देखो जो 625 के टेबल में आता हो या 625 से डिविजिबल हो, तो आप आंसर टिक करके आ जाएंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, आसान तरीके से आप लोगों ने आंसर बता दिए। अब मेरे प्यारे भाई इस सवाल का आंसर बता दीजिए। बेहद सिंपल सा सवाल है, इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत आएगा। देखते हैं। अब ये सवाल मेरे प्यारे भाई है कि 44, 44, और ये देखिए डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग दे दीजिए 0.012। अब इसके बाद क्या करना है, यहां देखिए इस पॉइंट को आप ओपन कर दीजिए। जैसे ही पॉइंट हटेगा ना, तो पॉइंट के दाएं तरफ राइट साइड में कितने अंक हैं, तो आप बोलेंगे 3 अंक है। तो मेरे प्यारे भाई 3 अंक है, तो नीचे आ जाएगा 3 जीरो, और 1 तो रहेगा ही रहेगा। यहां देखिए क्या बच रहा है, 0, 0, 1 और 2। अब मेरे प्यारे साथी यहां समझिएगा, ये जो 0, 0, 0 है ना, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब 44 में 44 में 1000 से गुणा हो जाएगा, और नीचे 0012 का ये मतलब हुआ कि किसी भी संख्या के पहले अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये समझिए कि केवल 12 लिखा हुआ है। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दीजिए, 4 का पहाड़ा 11 बार पढ़ दीजिए, तो ये बन जाएगा 11,000 को 3 से भाग दे देना है, तो 3 तिहाई 9, फिर 0 बन गया 3 छिक 18, फिर मेरे प्यारे भाई 3 छिक 18, और फिर 3 छिक 18, मतलब 366 कहां पर दिख रहा है ऐसा? मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, एग्जैक्टली ये ऑप्शन सही नहीं है, यहां पर होगा 366.66। बताइए क्लियर है? कहीं पर भी माय डियर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। तो एग्जैक्ट जो आंसर होगा ना 366, यहां पर 366.66 होगा। तो ऑप्शन नंबर ये कर लीजिएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई नहीं। बड़े प्यार से आप आंसर निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं बताइएगा, एकदम कोई परेशानी होने नहीं देंगे, और आप देखिए खुद से करेंगे। अब आप धीरे धीरे खुद से सोचने का प्रयास करिए, खुद से करने का प्रयास करिए। जैसे देखिए कह रहा कि किसी दुकानदार को स्टेशनरी बेचने पर विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, तो 20% 20% माय डियर हम लिख सकते हैं 20% को 1/5। 1/5 कहने का ये मतलब है कि अगर उसको विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, मान लीजिए कि 5 रुपए में कोई चीज बेचा, विक्रय मूल्य पे लाभ का मतलब जितने में बेचा, मान लीजिए 5 में बेचा,
और 20% मतलब 1 रुपए का उसको हो गया प्रॉफिट। तो अब इसको ऐसे समझिए कि भाई कोई भी चीज अगर 5 रुपए में बेचा गया और उसको 1 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि खरीदा कितने में गया होगा, 4 में। भाई 5 में बेचकर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 1 रुपया सस्ता खरीदा गया होगा। अब क्वेश्चन पढ़ के देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, हमेशा वास्तविक लाभ या हानि ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, हमेशा लाभ और हानि सीपी के संबंध में ज्ञात किया जाता है। मतलब 4 की चीज को अगर 5 में बेच रहे हैं तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वास्तविक लाभ हमेशा क्रैमुल के संबंध में निकाला जाता है। तो क्रैमुल यहाँ सीपी कितना है, 4। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो यहां से माय डियर 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25% लगा के आगे बढ़ जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत, सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग अपने साथी में, मित्रों में, दोस्तों में, भाइयों में सेशन को शेयर करते चलिएगा। बहुत बढ़िया से एक एक बात मैं अच्छे तरह से आपको क्लियर कर दूंगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में एकदम डेफिनेट है, आना ही आना है। अब बड़े सिंपल तरह से आप कर लेंगे, देखिएगा बिल्कुल भी आपको भार नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है मेरे प्यारे साथी कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 322 है, और आपसे पूछा है x माइनस 1/x। आप पावर को कम करते चलिए, पावर को कम करते चलिए, तो यहां x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जैसी पावर को आधा किया गया, यहां पर 2 जोड़ दीजिए तो 324 का हो जाएगा 18। फिर से पावर को कम कर दीजिए, लेकिन मेरे प्यारे भाई इस बार प्लस में नहीं चाहिए। देखिए किस में चाहिए, माइनस में। तो जब माइनस में चाहिए तो x माइनस 1/x, तो यहां क्या कर देंगे, 18 में 2 से माइनस कर देंगे, रूट लगा देंगे, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर माय डियर कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इसी तरह से पढ़ते चलिए, समझते चलिए। कहीं पर भी अगर दिक्कत आता है कोई तो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरह से। इस सवाल को सब लोग स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों स्टार बोल रहा हूं अभी मैं बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है मेरे प्यारे भाई, जब आप परीक्षा में बैठते हो और कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, आपको लगता है कि गलत है, वास्तव में वो गलत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि लगता है कि सवाल गलत हो गया है, तो वो क्वेश्चंस काफी तंग करते हैं। उसी में से एक है, कह रहा है कि 2 संख्या का योग जो है वो 9 है। मतलब 2 संख्या को जोड़ने पर मान लीजिए a प्लस बी 9 है, और उनके घनों का योग मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू 171 है। तो कह रहा है मेरे प्यारे साथी, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। आपसे पूछा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए जनरली क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम चेक बाय ऑप्शन से करते हैं, लेकिन जिस तरह के ऑप्शंस दिए हुए गंदे आप नहीं चल सकते हैं। आपको मजबूरी है कि आप किस क्वेश्चंस को कैसे चले, फॉर्मूला से यूज करें। तो देखिए मैं आपको फॉर्मूला से यूज करके सिखाता हूं कि कैसे हम इस क्वेश्चंस को फॉर्मूला से करेंगे। मेरे प्यारे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। क्लियर है, ये बात सबको पता है। अब बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है 171, a प्लस बी दे दिया 9, और यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए हमारे पास ए बी भी नहीं है, मतलब मेरे प्यारे साथी यहां पर हमें ए भी नहीं ज्ञात है, तो ए बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर मैं ए बी को यहीं पर ए बी पे छोड़ देता हूं। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी दिया हुआ है 9, a प्लस बी इक्वल्स टू मेरे प्यारे भाई 9 दिया है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 81। क्लियर है, ध्यान से समझते चलिएगा। तो यहां से माय डियर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 81 माइनस 2ab, 81 माइनस 2ab हो जाएगा यहां से। क्लियर है।
अब आप क्या करिए, यहां पर पुट कर दीजिए, ये वैल्यू को यहां रख देते हैं। 171 इक्वल्स टू 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 81 माइनस 2ab और ये बन जाएगा माइनस 3ab। 9 से कैंसिल कर दीजिए तो 9 अट्ठे 9 कम 9 9 9 81। क्लियर है। जैसे ही माय डियर 3ab इधर आएगा, 3ab इधर आएगा तो ये बन जाएगा 81 माइनस 19। यहां पर माइनस कर दीजिए 2 हो जाएगा और यहां पर मेरे प्यारे भाई 6 हो जाएगा। तो AB का मान आ जाएगा 62/3। AB का मान आ जाएगा 62/2। बढ़िया सवाल है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये सवाल पेपर में काफी लोगों ने गलत साबित कर दिया था कि सवाल ही गलत है, पर गलत नहीं है। AB का मान आ गया। अब आपसे क्या पूछा है उसको समझिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 9। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो 9 माइनस 2 इंटू ए बी का मान देख लीजिए 62/3। तो यहां पर 62/3 को रख दीजिए, तो ये मेरे प्यारे साथी कितना हो जाएगा 27 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथी 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ अ नंबर, फाइंड द सम ऑफ अ नंबर इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 9 एंड देयर सम। 1 मिनट रुक जाइएगा। इस क्वेश्चन में इंटरचेंज कर दिया गया है डेटा को। फिर से सुनिए मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन में a प्लस बी हमें निकालना है। फाइंड द सम ऑफ नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, मतलब ये कैलकुलेट करना है, और सम ऑफ टू नंबर इज 9। ठीक है। एंड 1 मिनट रुक जाइएगा, इस क्वेश्चन को मैं वेरीफाई करता हूं कि कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं दे दिया है, फिर हम बात करते हैं। आसान है, बस एक बार वेरीफाई कर लेंगे, सवाल थोड़ा सा कहीं गलत तो नहीं दे दिया है। देखिए, अब इसको देखिएगा मेरे प्यारे साथी, ये पॉइंट नहीं है, यहां पर देखिए गलत पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट पॉइंट नहीं है, कुछ भी पॉइंट नहीं है। अब यहां पर कैसे सॉल्व होगा ये देखिए, 35 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। फॉर्मूला लगाने से अच्छा है कि आपको ये तो पता ही है कि 35 का स्क्वायर क्या होता है। देखिए 35 गुणे 35 गुणे 35, तो 35 में 35 से गुणा करेंगे, ये 5 है, ये 5, तो 25 बन जाएगा। 3 को आगे बढ़ा दो, 3 को आगे बढ़ाओगे 4 और 4 तिहाई 12, तो 1225। अब 1225 में मेरे प्यारे भाई जब 35 से गुणा करेंगे तो 35 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। इतना मल्टीप्लाई करना तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत आप लोगों के लिए टफ होगा, आसान सी बात है। देखिए अगर 1225 में 5 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई तो ये 12 25 60 हो जाएगा और ये 61 25 हो जाएगा। और अगर 7 से गुणा कर लेते हैं तो 7 25 35, 3 7 1 और ये हो जाएगा 42,875। और यहां से 42,875 में 10 का क्यूब होता है 1000, दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 43,875, 43,875। बिल्कुल आसान सा सवाल था, केवल बेसिक आपको कैलकुलेशन से आना चाहिए था और ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखिए, बढ़िया सवाल है, इसको समझिएगा, अच्छा सवाल है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में मेरे प्यारे भाई ऐसे चलिए, इस 81 को लिखिए, डिवाइड दिख रहा है, इनटू करके नीचे आ जाएगा, प्लस का पे काम करिए, ये 5 में 25 से गुणा होगा 125, माइनस 100 में 10 से हो जाएगा 100। अब ये 225 को 5 से भाग दे देते हैं, डिवाइड आ जाएगा नीचे, 196 को 4 से डिवाइड दे दीजिए और 10 में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 में 3 से 30। अब यहां पर मेरे प्यारे भाई आप इसको काट दो तो 9 9 81 हो जाएगा, प्लस 125 माइनस 100, ये देखो 45 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4 चौके 16 और 4 9 36, 49 और प्लस 30 हो जाएगा। क्लियर। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां से एक चीज समझना है कि अगर 125 में से 100 जाएगा तो 25 बचेगा। ये देखिए इनको सॉल्व करने पे बनेगा -4 प्लस 30 26,
और सबको सॉल्व कर दीजिए तो यहां से एडिशन करने के बाद 60 आ जाएगा। 60 मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 60 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इस सवाल का आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या होगा इस सवाल का आंसर? सबको प्रॉपर सवाल विजिबल है, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? यहां देखिए मेरे प्यारे भाई क्या दिख रहा है, 82 माइनस 63 प्लस 42 माइनस 19 प्लस 7 माइनस 2। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है, आपको बेसिक पहले ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद 19 7 26, 26 में से 2 जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद 24 आ गया। अब 24 को मेरे प्यारे भाई 42 में से जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18। इस 42 में से 24 जाएगा तो 18। अब बताइए इस 63 में और ये 18 अगर हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 81, और 82 में से मेरे प्यारे भाई 81 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। देख रहे हैं कितना आसान से आंसर निकल रहा है। और ये सवाल आप बड़े सिंपल से कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई। कल भी अगला जो पैटर्न था इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से मैं डिस्कस किया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस कितना आसान होते हैं। देखिए ये 3 मेरे प्यारे भाई डिवाइड में आ गया, 3 का पहाड़ा 4 बार, 50 में से 16 माइनस कर दीजिए, आंसर बन जाएगा यहां से 34। 34 मेरे प्यारे भाई इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ अच्छी अच्छी बातें थी जो आपको बहुत आराम से समझ आ गया। अब मेरे प्यारे भाई ये देखिए, इस सवाल को देखते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर हम उस पर बात करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विदर्भ में वार्षिक वर्षा 5 साल के नीचे दिया गया है, मतलब 5 साल का आपको रेनफॉल का वहां पर स्केल्स दिए हुए हैं कि औसत आपको बताना है 5 साल का। अगर 5 साल का हर साल का आपको दिया हुआ है कि 900 ml मिलीलीटर, यहां 900 दे दिया, 650, 450, 733 और 400, और आपको एवरेज बताना है। देखिए मैं आपको बहुत यूनिक तरीका बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो यूनिक तरीका यह है कि औसत निकालने के लिए आपको एक बात पता है कि औसत निकालने के लिए सबको जोड़ते हैं और नंबर्स से डिवाइड देते हैं। और यहां पर कितने साल की बात हो रही है? 5। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि 5 एक ऐसा नंबर है, ऊपर में मुझे नहीं पता कि जोड़ने पे क्या आएगा नहीं आएगा। कोई संख्या 5 से तभी कटेगा जब आखिरी में या तो 5 हो और या तो 0 हो। अब सोचने की बात है, या तो 0 हो या तो 5 हो, तब तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन पूरा कटने वाला है नहीं क्योंकि देखो ये पॉइंट में दिया हुआ है। अब यहां पर नोटिस करते हैं कि सबको जोड़ने पे आखिरी में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे 0 0 0 3 और 0, सबको जोड़ने पे आखिरी में 3 आ रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई 0 5 में से कुछ नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। और जब आपको ये पता है कि जब 5 से 3 को भाग देंगे तो डेफिनेटली ये बनेगा 0.6 बनेगा। इसका मतलब मेरे प्यारे साथी ऐसा ऑप्शन पे जाइए जहां पर 0.6 दिखे, तो ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा है जहां पर ये दिख रहा है। एक तो ये अप्रोच बताया, हो सकता है कि किसी भाई को ये समझ थोड़ा कम आया हो। अगर जिनको कम आया है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मेरे पास तरीके की कमी नहीं है, बस आप समझते चलो। मैं आपको अब दूसरा तरीका पे लाता हूं, और दूसरा तरीका अगर ये नहीं आया तो दूसरे तरीके से आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। देखिए दूसरा तरीका समझने की कोशिश करिएगा, आसान है। आप अपनी मर्जी से किसी को भी एवरेज मान लीजिए। चलिए मैं मान लेता हूं 600 को एवरेज मान लिया, तो 600 से ये कितना ज्यादा है? 300। 600 से कितना ज्यादा है? 50। 600 से कितना कम है? 600 से कितना ज्यादा है? और 600 से कितना कम है? इसी 600 से तुलना करवा दिया। ये अपने मन से आप यहां कुछ भी मान सकते हैं। अब मेरे प्यारे भाई क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 300 और 133, 433 में 50 जोड़िएगा 483 हो जाएगा, 483। ये प्लस वाला। अब माइनस वाले को जोड़ लीजिए तो ये 150 और ये हो जाएगा -350। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको आ गया 133, वो भी प्लस का 133 आया, और जितने संख्या है भाग दे दीजिए। तो 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, और ये अब
600 में अगर 26 जोड़ेंगे तो 626.6। तो आप यहां से भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी भाई को यह भी नहीं समझ आया तो आप क्या करिए, बड़े सिंपल तरीके से सबको जोड़ लीजिए। यहां देखिए 900 600, इसको 600 मानते हैं, 1500, 1500 और 400 कितना हो जाएगा 1900। अब ये 50 और 50 मिलके 100 बन गया, मतलब 1900 में 100 जोड़ेंगे तो 2000, 2000 ये 700, ये 400, 2100 और 33 जोड़ दीजिए तो 2133 को 5 से भाग दे दीजिए। क्लियर है, यही होगा। और कुछ है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। 900 600 1500 1500 400 1900 1900 और ये हो जाएगा 2000 2700 और ये 3133 3133, 5 से भाग दे दीजिए, 5 6 के 30, 5 दूनी 10। आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तो तीन तीन अप्रोच, मतलब आप कुल मिला के पेपर में सिंपल अप्रोच के साथ सवाल को करें। कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली सोचने की जरूरत नहीं है कि सर बहुत सारे मास्टर अपने आप को चमकाने के चक्कर में ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे कि मतलब विद्यार्थी को सोच से ही परे है। वो अपना ये मान लेते हैं कि वो जैसे सोच पा रहे हैं वैसे सामने वाला भी सोच पा रहा है। भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो आप सोच रहे हो वैसी दुनिया सोच रही है। लेकिन कुछ ऐसे थिंकिंग होते हैं कि जो हर कोई उस चीज को समझ सकता है, कर सकता है, वहां पर पहुंच सकता है। तो जो भी बातें किया जाएगा वैसा किया जाएगा या वैसी होनी चाहिए जो हर एक अभ्यर्थी उस चीज को कैचअप कर सके, पकड़ सके और आसानी से न केवल पकड़ सके बल्कि वो परीक्षा में अप्लाई भी कर सके। अब यहां पर देखिए सवाल कह रहा है कि एक संतरे की लागत मूल्य 5.5 रुपया है। यहां देखिए 5.5 रुपया, मतलब एक संतरा अगर खरीदेंगे तो 5.5 रुपया। अब बताइए 10 का आधा 5 होता है तो 11 का आधा होगा 5.5। एक संतरा की कीमत है और 1 किलोग्राम सेव की कीमत, मतलब 1 केजी खरीदिएगा तो आपको 40 रुपया देना होगा। तो कह रहा है कि 1.5 दर्जन संतरा, 1.5 दर्जन। अब बताइए 1 दर्जन में 12 पीस और आधा दर्जन में 6 पीस, तो 12 और 6 18। तो एक संतरा का दाम अगर इतना है तो 18 संतरा का दाम, क्योंकि 1.5 दर्जन में तो 18 दर्जन आएगा, सॉरी माफ करिएगा 18 पीस आएगा। तो ये कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 99 रुपए का, तो संतरा हो गया। अब बात करते हैं, क्वेश्चन समझिएगा। एक संतरे की कीमत इतना था, 1 किलोग्राम सेव की कीमत 40 था, तो 1.5 दर्जन संतरे और माय डियर फिर से सुनिएगा, एक सही 3/4, यहां पर 3/4 कर लीजिएगा, मतलब इतना केजी सेव, एक पूर्णांक या एक सही 3/4। तो यहां से समझिए कितना केजी हो जाएगा। अगर कोई ये बोल दे कि एक सही 3/4 केजी, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 ही कम 4 और 3 7/4 केजी। 1 केजी का दाम 40 रुपया है तो 7/4 केजी का दाम इतना हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिए 70 रुपया और इसको जैसे ही जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथी 169 रुपीज, तो 169 रुपीज इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी भी भाई को? बहुत आराम से बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताइए? सिंपल तरीके से निकल रहा है क्वेश्चंस? कहीं पर आपको लोड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ यार आप नहीं कर सकते हो सवाल को? चलो पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक टंकी को एक नल द्वारा 9 घंटे में भरा जाता है। मान लीजिए कि कोई नल ए है, भरने वाला है, प्लस लगा दीजिए, 9 घंटे में भरता है। दूसरा एक पाइप है जिसका नाम बी ले लेते हैं, खाली करने वाला है, 13 घंटे में खाली करता है। अब कह रहा है कि अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो माय डियर क्या करो, एलसीएम ले लो 9 और 13। तो 9 और 13 से कटने वाली संख्या होती है 117। 9 और 13 से कटने वाली संख्या 117। अब देखो कहां पर 117 दिख रहा है, केवल आप 117 देखकर आंसर बता सकते हो। हाँ फिर भी अगर 117 और भी दिखता तो हम चेक कर लेते हैं। 117 को 9 से भाग दे देंगे 13 आ जाएगा। फिलर पाइप है भरने वाला तो प्लस में, 117 को 13 से भाग दे दोगे माइनस, यहां देखो माइनस में। कहने का मतलब है कि अगर किसी टंकी में 2 तरह के नल लगे हुए हैं, एक मेरे प्यारे भाई भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है। मान लो कि ये 13 लीटर भरा और ये 9 लीटर खाली कर दिया, ये 13 भरा ये 9 खाली कर दिया, तो केवल टंकी में 4 लीटर ही पानी भरेगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल टंकी को भरना है 117 लीटर
और ये दोनों मिलकर 4 ही लीटर भर रहे हैं, तो टंकी को भरने में जो समय लगेगा वो 117/4 घंटे लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा और बहुत अच्छे तरह से समझ आया होगा। न केवल समझ आया होगा बल्कि आप इस चीज को खुद से भी समझ सकते हैं, कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सेगमेंट है डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। वहां से प्रश्न अवश्य आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 6 से विभाज्य है? 6 का नियम आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन 6 से कोई संख्या तभी विभाज्य हो सकती है जब वो 2 से भी विभाज्य हो, 3 से भी विभाज्य हो। और 2 का नियम होता है कि लास्ट वाला डिजिट, आखिरी जो अंक है वो 2 से कटना चाहिए। लास्ट डिजिट जो है वो 2 से विभाज्य हो, मतलब आखिरी वाला जो अंक हो वो 2 से विभाज्य होना चाहिए। अब बताइए, आखिरी में ये दिख रहे क्या 2 से विभाज्य? नहीं। और जब 2 से ही विभाज्य नहीं है तो 3 तो चेक ही नहीं करेंगे। क्या ये आखिरी वाला 2 से विभाज्य? नहीं। तो 2 ऑप्शन तो देखते से हट गया। अब मेरे प्यारे भाई, इन दोनों में मैटर यह है कि ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। तो चलो अब आते हैं 3 के नियम पे। तो 3 का नियम होता है कि सबका सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी अंक है सबको जोड़िए, वो 3 से कटना चाहिए। तो 6 6 18, 6 6 12, 6 18 और 1 19। अब बताइए क्या 19 3 से कटता है? नहीं, ये भी चला गया। ये देख लीजिए 7 6 13, 13 और यहां पर 8 21। अब 21 मेरे प्यारे भाई 3 से कट जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी खूबसूरत सा सवाल देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। एक एक बात आप लोग को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके दूंगा, और वो भी बहुत ऐसे तरीके से जो आप पेपर में अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा में आप लगा सके, परीक्षा में आप उस क्वेश्चन को खुद से कर सकें। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8 से भी कटे, 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 20 से भी कटे? अब मेरे प्यारे भाई एक बात बताइए, इसमें 5 अंक की संख्या लिखी हुई है जो 8 से भी कटे, 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 20 से भी कटे। थोड़ा सा थिंकिंग दौड़ाइएगा, एकदम आसान तरीका बताऊंगा। 8 का नियम सबको पता होना चाहिए कि आखिरी के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, 8 से विभाज्य होना चाहिए। बाकी पे तो मैं गया ही नहीं, आखिरी के 3 अंक को देख लीजिए। अब बताइए 950 मेरे प्यारे भाई 8 से भाग देंगे तो 8 ही कम 8 और 8 ही कम 8, अब 70 नहीं कट रहा है, मतलब ये 8 से नहीं कट रहा है, ये भी 8 से नहीं कट रहा है, ये भी माय डियर 8 से नहीं कट रहा है। अब देखिए 960 को चेक करके देखिए, जैसे ही 960 को 8 से डिवाइड देंगे, 8 ही कम 8 और 8 दूनी 16, इसका मतलब, और जैसे ही मेरे प्यारे भाई ये 8 से कट गया, सीधा आंसर टिक कर दीजिए। अब आप बोलेंगे सर आपने इधर तो चेक ही नहीं किया। मेरे प्यारे भाई तीनों ऑप्शन में से कोई भी 8 से नहीं कट रहा था, एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 8 से कट रहा था। और जब ये तीनों 8 से ही नहीं कट रहे थे तो बाकी से कट कर भी क्या होंगे, इस क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको चीजें क्या लगेंगी, बड़े सिंपल लगेगा, बहुत आसान लगेगा। फिर आप लगेगा कि अरे यार ये क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन ही तो पूछे जाने वाले हैं, 40 क्वेश्चंस में तो गिरी से गिरी हालत में आप 38 से 39 क्वेश्चन सही करके आओगे। एक दो क्वेश्चंस मैं इसलिए हटा देता हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो गलत ही क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कल के सेट में मैंने बताया था, परीक्षा सेटर ही नहीं क्वेश्चंस को गलत क्रिएट कर दिया, गलत बना दिया, गलत लिख दिया, तो वो एक दो क्वेश्चंस को हटा दिया करो। अब देखो 3 लगातार विषम संख्या, मतलब 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कहां से शुरू होता है, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, तो 1 हो गया, फिर 2 के गैप पे कौन होगा 3, फिर 2 बढ़ा के लिख दो 5। सबसे छोटा तो यही है, होने का तो बहुत बड़ा है, सबसे छोटा उठाओ। अब कह रहा है कि इसका जो सम होगा, मतलब इनको जोड़ दो, तो इनको जोड़ने पे कितना आया 9। किससे, सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा। तो मेरे प्यारे भाई 9 2 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 3 से हमेशा कटेगा। मतलब अब इसके बाद चाहे कोई भी विषम संख्या लो वो 9 से मल्टीपल होगा, मतलब कहने का मतलब है कि 9 के पहाड़ा में ही आएगा कोई, या ऐसे समझो 9 के पहाड़ा में अगर ना आए तो 3 के पहाड़ा में जरूर आएगा। जैसे कोई बोलेगा सर 3 ले लूं, 5 ले लूं, 7 ले लूं, कर लो,
7 5 12 3 15, देखो 3 के पहाड़ा में आ रहा है, तो आप कोई भी ले सकते हो, 3 के टेबल में ही आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा, इसीलिए सदैव 3 से विभाज्य होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई, बताइए सबको अच्छे तरह से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बातें एकदम बढ़िया तरह से अगर समझ आ रहा है, ललन टॉप समझ आना चाहिए कि हाँ सर ललन टॉप समझ आ रहा है। कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब भी आपसे कोई टाइम पूछे, तो टाइम जब भी पूछे मेरे प्यारे भाई, तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे दीजिएगा। ये बात एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जब कोई रेलगाड़ी के पास अपनी लंबाई है और जिसको पार कर रहा है, मान लीजिए ये पुल को पार कर रहा है, पुल के पास भी अपनी लंबाई है, तो जब रेलगाड़ी अपने ही लंबाई जैसी किसी अन्य ऐसी चीजों को पार करे जिसके पास भी लंबाई हो, जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी के पास खुद की लंबाई और वो किसी दूसरे ट्रेन को पार करे उसके पास भी लंबाई है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे उसके पास भी लंबाई है, किसी गुफा को पार करे उसके पास भी लंबाई है, सुरंग को पार करे उसके पास भी लंबाई है, तो खुद की लंबाई और दूसरे की लंबाई दोनों को जोड़ देते हैं। तो 110 में अगर 132 जोड़ देते हैं तो 242 मीटर बन गया। और अब नीचे स्पीड का मतलब चाल दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटे में। याद रखिएगा ये मीटर में दिया है और ये किलोमीटर में दिया है, तो क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो 18 से कट जाएगा 4 बार में और 5 के 20, अब ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि किलोमीटर को बदल दिया गया मीटर में। और मीटर कट जाएगा 20 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12.1, तो 12.1 सेकंड बचेगा मेरे प्यारे भाई। 12.1 मेरे प्यारे भाई इस सवाल का आंसर होगा 12.1। बताइए क्लियर है? किसी भी भाई को अगर कहीं पर भी समझने में दिक्कत आ रही हो, कहीं पर भी थोड़ा सा भी परेशानी हो, तो बिल्कुल एकदम बेझिझक मेरे प्यारे भाई आप हमसे शेयर कर सकते हैं, बता दूंगा बहुत आसान तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। एक खूबसूरत सा नगमा, आपको पता है वर्क एंड टाइम से क्वेश्चंस जरूर बनता है, वर्क एंड टाइम से मेरे प्यारे भाई सवाल डेफिनेटली बनता है। देखिए कह रहा कि एक किसी काम का 50 सही 1/2% भाग को 16 दिन में करता है, ठीक है, और 50% काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम के 1/4 को 24 दिन में करता है, तो एक साथ काम करते हुए 3/4 भाग को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, आप लोग पहले ये समझिए, ये जो 50.1/2 लिखा है ना, 50:1/2, इसको केवल 50% करिए, ये गलत लिख दिया गया है। थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस में इधर उधर होगा तो पूरा मामला खराब हो जाएगा। 50% करिए इसको। अब देखिए कितना आसान से मैं आपको बताता हूं। कह रहा है मेरे प्यारे भाई ए नाम का कोई व्यक्ति है, 50% का मतलब होता है कि 1/2 भाग काम, और 1/2 भाग काम को 16 दिन में करता है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16 दूनी 32, इसका मतलब है कि ए नाम का कोई आदमी है, पूरे काम को 32 दिन में करेगा, ऐसा समझिए 32 दिन। अब बात करते हैं बी के बारे में। तो बी जो है 1/4 भाग काम को 1/4 वर्क को 24 में करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कर देगा 96 में। अब टोटल वर्क निकालने के लिए 32 और 96 का एलसीएम आ जाएगा 96, क्योंकि 96 32 के पहाड़ा में आता है। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क। 96 को 32 से भाग दीजिए, 96 को 96 से भाग दीजिए। क्लियर है? ये हमारा होता है टाइम, और ये मेरा एक टोटल वर्क, और ये होता है कार्य क्षमता या कार्य कुशलता, जिसे इफिशियंसी कहते हैं। अगर आपसे पूछा है कि कितना समय लगेगा, तो टाइम निकालना है तो कुल काम को इनके क्षमता से 3 और 1 4 से भाग दे दीजिए, तो 24 आंसर हो गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई कह रहा है कि 3/4 काम को करने में कितना समय लगेगा। पहले पूरा समय निकाल लो, 96 और क्षमता से भाग दे दो, और जितना भाग काम करवाना है 3/4 करवाना है तो 3/4 से कर दो।
ये 4 4 16 16 6 96 और आंसर बन जाएगा 6 तिया 18। तो मेरे प्यारे साथी इस सवाल का आंसर बन जाएगा 18 दिन। बहुत खूबसूरत सवाल, प्यारा सा सवाल, और ऐसे सवाल पेपर में रिपीट होके देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छा सवाल था, इस सवाल को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। बेहतर सवाल था, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। एक आसान सा सवाल देखिए और इस सवाल का आंसर बताइए। पहले सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगर किसी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई अगर 120 मीटर है और वह 180 मीटर की सुरंग को पार करती है और ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि 10 मीटर का भी स्पीड नहीं होता, मीटर पर सेकेंड है, तो ट्रेन टनल पे कितनी समय, तो इस समय का पता लगाएं जिससे ट्रेन टनल पार करती है। एक बात समझिएगा, जब भी आपसे मेरे प्यारे भाई टाइम या समय की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्टेंस को स्पीड से, चाल से भाग दे देना है। अब जब कोई रेलगाड़ी टनल को पार करेगा तो दोनों की लंबाई को जोड़ा जाएगा, तो 120 प्लस 180 तो ये हो जाएगा 300। और अब स्पीड की बात करते हैं, अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। यस, मीटर पर सेकेंड में ही दिया हुआ है। तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल हो गया कि आप 30 सेकेंड लगा के आगे बढ़ जाइएगा। ये बहुत आसान सा सवाल था, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। कन्वर्ट करना पड़ता तो थोड़ा हो सकता था ये सवाल बढ़िया होता, लेकिन कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाई। एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, केवल टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आसान भी सवाल आते हैं। आपको यही मानसिक तौर पे रेडी होके जाना है कि पेपर में चाहे हमसे जो भी पूछे हमें बताना है, बस इस मानसिकता से जाना है। अब ये देखिए, ये सवाल थोड़ा बढ़िया है। कहता है कि दो सम बहुभुजों की भुजाओं की संख्या 2 और n है। अगर भुजाओं की संख्या सबसे पहले और उनके अंतः कोणों का अनुपात 6-7 है। अगर मान लीजिए किसी सम बहुभुज की n भुजा है, मान लेते हैं कि अगर किसी सम बहुभुज की n भुजा हो और आपसे मैं बोलूं कि अंतः कोण का योग निकालना है या अंतः कोण निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। यही होता है। अगर प्रत्येक अंतः कोण की बात किया जाए तो n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। अब मेरे प्यारे साथी यहां पर भुजा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 2n और दूसरा हो जाएगा 3n। तो बताइए कितना हो जाएगा अंतः कोण, 2n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2n। फिर से मेरे प्यारे साथी क्या करिए, 3n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3n, और ये रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, 6/7 के बराबर। चलिए इसको काट देते हैं। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 6n-6। फिर से मेरे प्यारे भाई अगर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6n-4 और ये 6/7। अब आप वेरीफाई कर लीजिए, जो ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाइड कर देगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं 4 और 8 को लेता हूं, तो 4 और अगर 8 की बात किया जाए तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि साइड्स बताना है 4 और 8। देखो यहाँ पर 3 से गुणा हो रहा है तो 3 के टेबल में आने वाला संख्या चाहिए, मतलब यहाँ पर 8 कभी नहीं चलेगा, ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। आप 8 और 12 की ओर सोच सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, 8 और 12 की सोच सकते हैं। यहां मैं n के जगह पर ऐसा कौन सा मान लूं जहां पर ये दोनों बातें सेटिस्फाइड हो जाए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। n के जगह अगर मैं 4 लेता हूं, n के जगह अगर मैं 4 लेता हूं तो 6 चौके 24, 24 में से 6 गया 18, और 6 चौके 24 और 24 में से मेरे प्यारे भाई अगर 4 गया तो ये 20, और इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये तो 6 और 7 रेशियो नहीं बनाएगा, तो ये भी चला गया। अगर मेरे प्यारे भाई 5 ले लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ 5 ले लेते हैं तो 6×5 30, और 30 में से अगर 6 जाएगा तो 24, 6×5 30 और 30 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 26, क्योंकि 6×5 30 में से 4 जाएगा तो 26। अब इसको कैंसिल करिए तो 2 का पहाड़ा ये भी नहीं आया। अब मैं 6 और 9 को लेता हूं तो n के जगह मेरे प्यारे भाई अगर मान लीजिए कि n के जगह मैं 3 ले लेता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा सवाल है। अगर n के जगह 3 ले लेते हैं तो 6×3 = 18, 18 में से 6 गया 12, 6×3 = 18, 18 में से 4 जाएगा 14,
और 2 का पहाड़ा 6 बार, 2 का पहाड़ा 7 बार वेरीफाई हो गया। मतलब n के जगह हमें 3 लेना होगा, तो यहां पर सेटिस्फाइड कर दीजिए, पुट n इक्वल्स टू 3, और n इक्वल्स टू जैसे ही 3 आया मेरे प्यारे भाई, आपसे साइड्स पूछा था, तो एक 2n था, एक 3n था, तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 3, तो एक साइड हो गया 6 और दूसरा हो गया 9। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया सवाल था। अब ये सवाल देख लीजिए कितना कंसेप्ट लगा। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, फिर आपको ये रेशियो को ब्रेक करने आना चाहिए, और देन आपको फॉर्मूला लगाने के बाद भी आपको वेरीफाई करने आना चाहिए। तो क्वेश्चंस पेपर में हर टाइप के आते हैं, केवल ये नहीं बोलेंगे मेरे प्यारे भाई कि यही हो गया या वो हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। आसान, मॉडरेट, टफ, सुपर टफ, हर चीज आते हैं पेपर में। आपको अपनी दिमाग को इस तरह से बनाना है कि आसान क्वेश्चंस को तो बनाना ही बनाना है, मॉडरेट को तो बनाना ही बनाना है, टफ से टफ सवाल को भी आप कर सके, बना सके। देखिए कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या का आधा, दूसरी का 1/4, तीसरी के 2/3। अब 3 संख्या है, मान लेते हैं ए बी सी, तो पहली का आधा, दूसरी का 1/4 और तीसरी का 2/3, और इनको जोड़ने पे मेरे प्यारे भाई आपको दिया है 40 दे दिया। फिर बोल रहा है कि पहली संख्या का 1/4, दूसरी संख्या का 1/6 और तीसरी संख्या का 1/3, और इसको जोड़ने पे है 25। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि इसको सबसे पहले एक समीकरण बनाइए। कैसे बनेगा देखो, सबका एलसीएम 12 बना दो, तो नीचे 6 ऊपर 6, नीचे 4 ऊपर 3, मैं 12 बना रहा हूं, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। इसको 12 बनाने के लिए 4 से नीचे ऊपर। अब मेरे प्यारे भाई देखिए ये क्या बन गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6a प्लस 3b प्लस 8c इक्वल्स टू, ये सब एलसीएम 12 में 40 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 480। सेम कम करिए, यहां 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे, 2 से ऊपर नीचे, यहां भी मेरे प्यारे भाई 4 से ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसे हम लिख सकते हैं 3a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल्स टू 12 में 25 से गुणा हो जाएगा तो 300 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड नंबर आपको बताना है। देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है, सेकेंड नंबर पूछ रहा है, दूसरी संख्या मतलब b का मान, तो b को रहने दो, बाकी सबको गायब करो। कैसे गायब होगा देखो, ये 6a है, इसको 6 से बनाने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं, सब में 2 से गुणा कर देते हैं, सब में 2 से गुणा कर देते हैं, और मेरे प्यारे भाई घटा देते हैं। देखो माइनस 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 माइनस, अब ये 6a और ये 6a, 3a में 2 से गुणा होगा 6a, 8c और ये भी 8c कट गया, तो 3b में से 4b जाएगा माइनस b, 480 में से 600 जाएगा माइनस 120, माइनस माइनस कट गया, b का मान आ गया 120। अब देखिए मेरे प्यारे भाई कितना बढ़िया सवाल है। तो एग्जाम में केवल आसान चीज नहीं आता है, हर चीज आता है, लेकिन कुछ लोगों के कारण ऐसा लगता है, कुछ लोगों ने मार्केट में ऐसा हवा उड़ा के रखे हैं कि केवल उनको आसान ही चीज दिखता है, क्योंकि वो आसान सवाल को ही केवल लेते हैं, आसान सवाल करवाते हैं तो उनको आसान सवाल ही दिखता है, अच्छा चीज दिखता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, तो मेरी बात को अगर आप ध्यान से समझते हैं, मानते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पेपर में केवल आसान चीज नहीं आता है, पेपर में हर एक चीज आता है, हर एक चीज पूछा जाता है। बस आपको आसान क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं करना है, मॉडरेट क्वेश्चंस को मीडियम टाइम में करना है, जो सबसे टफ क्वेश्चंस है, जो उस क्वेश्चंस में क्वेश्चन सेटर की जो काफी दिमाग लगाने के बाद क्रिएट किएगा, उन क्वेश्चंस को टाइम लेके बनाना है। आप देखिएगा कैसे आप एग्जाम्स के पक्का 100% आप सिलेक्ट हो जाएंगे, पेपर में अच्छा करके आएंगे, बाकी के कंपैरिजन में अच्छे स्कोर करेंगे। कह रहा कि यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह अपने लक्ष्य पे 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, और अगर कोई 80 किलोमीटर की गति से चलती है तो यह 7 मिनट की देरी से पहुंचती है, तो ट्रेन को अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। अब मेरे प्यारे भाई कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको इस क्वेश्चन को करने के फर्जी तरीका बताएंगे, उनको खुद नहीं पता है कि कैसे हो गया। पहले आप ये समझो कि आपको ये डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है जो याद होना चाहिए, S1 इंटू S2 अपॉन डेल S
इंटू डेल्टा टी। अब सर ये क्या क्या डेल डेल बोल दिया, हमको समझ नहीं आया, आप इसको भूल जाओ, जो बात बता रहा हूं उसको सुनो। दोनों स्पीड को गुणा करो, तो एक स्पीड है 60 और दूसरा स्पीड है 80, दोनों को गुणा करो और डेल का मतलब होता है डिफरेंस, तो दोनों को घटा दो, तो 80 में से 60 गया 20। यहां पर डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम का डिफरेंस। मेरे प्यारे भाई यहां भी 15 मिनट की देरी हो रही है, मान लो आपको 10 बजे आना था और आप 15 मिनट लेट आए, मतलब 10:15 पे आए। दूसरा दिन फिर 10 बजे आना था, आप 7 मिनट देरी आए, तो इन दोनों के बीच में फासले कितने बनेंगे? तो आप बोलेंगे सर 15 और 7 में 8 का डिफरेंस है। सिंपल समझिए, जब दोनों बार लेट हो जाए तो माइनस करेंगे, दोनों बार पहले पहुंच जाए तो भी माइनस करेंगे, एक बार लेट एक बार पहले प्लस, एक बार पहले एक बार लेट प्लस। यहां पर दोनों बार लेट हो रहा है, दोनों बार देरी हो रही है, तो माइनस करेंगे, तो 15 में से 7 गया 8, लेकिन मिनट में है और मिनट में कभी भी हो तो उसको 60 से भाग देके घंटे में बदलेंगे। 60 से 60 कट गया, 20 का 4 बार और ये हो गया 8 चौके 32। याद रखिएगा ये आंसर नहीं है, ये डिस्टेंस निकल के आया है, दूरी निकला है, मतलब 32 किलोमीटर दूरी है। ध्यान से समझिएगा क्या हुआ। यहां से हम लोगों ने मेरे प्यारे भाई ये निकाल लिया कि ठीक है जो डिस्टेंस है ना वो 32 है, मतलब 32 किलोमीटर की दूरी है जिसको ये चल रहा है। अब एक चीज समझिए, कोई आदमी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, अगर कोई आदमी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब है कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर चलता है। तो भाई मेरे 1 किलोमीटर चलने में वो 1 मिनट लेगा, बोलो हाँ या ना, मन में सोचो। 1 घंटा में 60 किलोमीटर मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 घंटा 1 किलोमीटर में कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो अगर 32 किलोमीटर की यात्रा है तो बताइए इस ऊपर वाले से देखा जाए तो 32 मिनट समय लेगा। अब आप बोलोगे सर 32 मिनट समय लेगा, उसके बावजूद उसने 15 मिनट लेट आया है, इसका मतलब माय डियर 15 मिनट उसमें माइनस कर दो तो आपको एक्चुअल जो समय लगेगा ना 17 मिनट का ही लगेगा। बोलिए, क्योंकि 15 मिनट उसमें से हटाना होगा, वो 15 मिनट देर पहुंचा है, तो एक्चुअल में जो समय लगेगा वो 17 मिनट लगेगा। बताइए क्लियर है या नहीं? तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई पूरे के पूरे क्वेश्चंस को मैंने करवा दिए हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं और इस क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा। इसलिए छोड़ रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि YouTube पे ना कुछ लोगों ने अलग ही एक ड्रामा बना रखा है। मतलब कोई भी हो, कोई टॉपिक से, किसी को कोई सिस्टम से मतलब नहीं है, आए SICI कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब लोगों को एक ऐसे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं जहां पर बच्चा को समझ नहीं आता या बच्चा को परेशानी आती है या कैलकुलेशंस में दिक्कत आता है, ये कोई नहीं देख रहा है कि उस टॉपिक की ही वो नेचर है। अगर एक बात बताइए, कोई टॉपिक का एक नेचर ही है तो उस नेचर को तो आप बदल नहीं सकते। अब इसमें बार बार उसी टॉपिक के क्वेश्चंस को कराना, बार बार उसी टॉपिक से बच्चों को एकत्रित करना, बच्चों को डराना, ये तो गलत बात है ना। कोई भी टीचर को देख लीजिए, सब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, सब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। इसका ये मतलब नहीं मेरे प्यारे भाई कि कंपाउंड इंटरेस्ट से ही पूरे पेपर बनना है। मैं भी चाहता तो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही शुरू कर देता, लेकिन मेरा ये मेन मोटिव ये है कि केवल कंपाउंड इंटरेस्ट ही आपका सिलेक्शन का वजह नहीं है। और अगर आप चाहे जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लो या पढ़ाने वाला पढ़ा दे पेपर में, उसके बावजूद भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना काफी कैलकुलेटिव होते हैं, क्योंकि वो उसकी नेचर है, उस टॉपिक का ही ये नेचर है। इस नेचर को कोई बदल नहीं सकता। तो मेरे प्यारे साथी, वे वजह ऐसे फर्जी लोगों के चक्कर में न पड़े जो फालतू स्टूडेंट्स के दिमाग को इस तरह से ट्रेंडिंग अपने अनुसार रिवॉल्यूट करते हैं, घुमाते रहते हैं, फिराते रहते हैं। इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग होमवर्क में बताइएगा और मैं आप लोग को बढ़िया तरह से जब आएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। और जिनको पढ़ना है मेरे YouTube चैनल पे, इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट लेके शुरू हो जाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेटिव इन नेचर, और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं
इसकी नेचर ही ऐसा है और नेचर कभी बदलता नहीं है किसी का भी। तो आप बेवजह के फर्जी ये सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो, पूरे होल पेपर को देखो, होल पेपर की पूरी लेवल को देखो, उस पे काम करो, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा, वैसे ही निकलेंगे पेपर। नहीं तो एक टॉपिक के पीछे पड़ोगे, पूरा आपका बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्ते हंसते मुस्कुराते रहिए। सेशन अच्छा लगता है तो शेयर अवश्य किया करिए, लाइक कर दिया करिए, प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। और फिर मेरे प्यारे भाई एक और प्यारा सा प्रीवियस ईयर के सेट के साथ मिलेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आपको सेशन बहुत पसंद आएगा।